वेलकम टू अ चैनल लर्न अकाउंट्स विथ रहमत कॉमर्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, जिसमें हमारी पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब है कोई ऐसी इवेंट जिसको मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सके। सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस होंगी वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखी जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ परचेज़ किया, सेल किया या हमने किसी को पेमेंट की। हमारी नेक्स्ट टर्म है कैपिटल। कैपिटल बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग कहती है कैपिटल ऑफ एनी स्टेट, पर अकाउंट्स में ऐसा नहीं है। अकाउंट्स में कैपिटल का मतलब है कैपिटल इन्वेस्टेड या मनी इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर और अ प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। वो मनी जिसको इन्वेस्ट करके कोई प्रोप्राइटर या कोई पार्टनर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है। अगर इन फ्यूचर वो और कैपिटल लगाना चाहे तो उसको हम कहेंगे एडिशनल कैपिटल, और अगर वो अपने कैपिटल से कुछ विड्रॉ कर लेता है तो उसको कहेंगे विड्रॉल आउट ऑफ कैपिटल। हमारी थर्ड टर्म है लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ का मीनिंग है वो अमाउंट जो बिजनेस ने बाहर पे करनी है। यहाँ पे एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, बिजनेस और ओनर अपने आप में एक सेपरेट एंटिटी हैं। बिजनेस ओनर से और ओनर बिजनेस से मर्ज नहीं हो सकते हैं। बिजनेस के अकाउंट्स उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बनेंगे, ओनर का उसमें कोई लेना देना नहीं होगा। ओनर के पर्सनल अकाउंट्स कभी भी बिजनेस के अकाउंट्स में मर्ज नहीं हो सकते। बिजनेस एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह माना जाएगा और उस पर वही रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो इसी हिसाब से जो कैपिटल प्रोप्राइटर ने बिजनेस में लगाई वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएगी। उसके साथ साथ बिजनेस बाहर से भी कुछ मनी उठा सकता है। किसी से हमने लोन ले लिया, बैंक से लोन ले लिया, किसी से हमने क्रेडिट पे कोई सामान ले लिया, ये सारी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। तो लायबिलिटीज़ को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: नॉन करेंट लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ एंड कंटीजेंट लायबिलिटीज़। नॉन करेंट लायबिलिटीज़ वो हैं जिसको हमने आफ्टर 1 ईयर या आफ्टर ऑपरेटिंग साइकिल पे करना होता है। ये हो जाएंगे आपके कोई 5 to 6 ईयर्स लोन्स, या आपके डिबेंचर्स, या आपके लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स वगैरह, जिसको आपने अपने बिजनेस के लाइफ साइकिल अपने ईयर में 1 ईयर में या ऑपरेटिंग साइकिल में पे नहीं करना। सेकंड है आपकी करंट लायबिलिटीज़। इनकी पेमेंट आपको विद इन 1 ईयर या विद इन ईयर ऑपरेटिंग साइकिल करनी होती है। ये अमाउंट आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए मिलती है और उसी टर्म में आपको इसको पे करना है। तो इसके एग्जांपल्स नॉर्मली क्या हो जाते हैं? शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, कुछ ऐसे ही और एग्जांपल्स। अब थर्ड है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, पर किसी स्पेसिफिक इवेंट के होने पे वो लायबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। एग्ज़ाम्पल, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई सूट कर रखा है कोर्ट में, कोई सूट पेंडिंग है आपका कोर्ट में। अब वो केस आपके अगेंस्ट भी डिसाइड हो सकता है और आपके फेवर में भी डिसाइड हो सकता है। अगर वो केस आपके अगेंस्ट डिसाइड हो गया है और उसके लिए आपको कोई अमाउंट पे करनी पड़ रही है तो वो आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी बन जाएगी। रिमेंबर, ये लायबिलिटी आपकी पहले नहीं थी, बट वो केस या वो सूट है जो आपके अगेंस्ट डिसाइड हो गया है, जिसके वजह से ये लायबिलिटी अराइज हो गई है। यानी कि लायबिलिटीज़ विच आर कंटीजेंट ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट आर कॉल्ड कंटीजेंट लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट आती हैं एसेट्स या एसेट्स, व्हाट यू से। एसेट्स भी इसी तरह 3 कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं: नॉन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो आप लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करने के लिए ख़रीदते हो। अब एसेट्स वर्ड के जस्टिफिकेशन क्या है? एसेट्स का मीनिंग है वो प्रॉपर्टी
या वो संपत्तियाँ जो आपकी हैं, जिसमें आप ट्रेडिंग करते हो या जो आप यूज़ करने के लिए ख़रीदते हो, वो सारी आपकी एसेट्स मानी जाती हैं। उसमें इसीलिए पहले हैं हमारी नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स वो जो लंबे टाइम के लिए ख़रीदते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, फर्नीचर ख़रीदा। ये ऐसी एसेट्स हैं जिसको आप यूज़ करने के लिए ख़रीदते हो 10 साल, 15 साल, 20 साल, जब तक इनकी वैल्यू ख़त्म नहीं हो जाती या ये यूज़लेस नहीं हो जाती, तब तक आप इनको यूज़ करते हो। इसके एग्जांपल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड ऑल दैट। नेक्स्ट आती हैं आपकी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स वो होती हैं जो आप हर रोज़ खरीदते भी हो, सेल भी करते हो और उनका बेनिफिट आप 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट कर लेते हो। या वो एसेट्स जो आपकी एसेट्स मूवेबल हैं। अगर आपने स्टॉक ख़रीदा है, स्टॉक को आपने सेल किया, सेल करके आपके पास कैश आ गया, कैश को फिर से आपने स्टॉक में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ से पता चलता है स्टॉक है तो आपकी एसेट, क्योंकि बट आपने उसको सेल करने के लिए परचेज़ किया है, इसलिए वो आपकी नॉन करेंट एसेट नहीं, करंट एसेट बनेगी। करंट एसेट्स के मेरे एग्जांपल्स हैं स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, देन कैश, बैंक। ये सारे मेरे करंट एसेट्स के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आती हैं मेरी फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिन पे आप एक बार एक्सपेंस कर देते हो, बट उनका बेनिफिट आप कई साल उठाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एडवर्टीज़मेंट पे 1 लाख रुपीज़ स्पेंड कर दिए किसी पर्टिकुलर ईयर में। उस एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस का बेनिफिट आप आने वाले फ्यूचर के कई सालों तक उठा सकते हो। तो अगर आप सारा का सारा एक्सपेंस एक ही साल में अपने P&L में पोस्ट कर देंगे, तो उस साल के आपके प्रॉफिट्स बहुत नीचे आ जाएंगे। इसलिए जितने साल के लिए आपने इसका बेनिफिट उठाना है, आप उस एक्सपेंस को उतने साल से डिवाइड करके प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हर साल P&L में शो करते जाओगे और रिमेनिंग अमाउंट आपकी फिक्टिशियस एसेट बनेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, जो मैंने आपको अभी बताया। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो हमारी जो नॉन करेंट एसेट्स हैं वो 2 फॉर्म्स में डिवाइड होती हैं, टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, और इनटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। तो टेंजिबल कौन सी हुई? जैसे मैंने बताया, प्लांट, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, बिकॉज यू कैन सी इट, यू कैन टच इट। इनटेंजिबल एसेट्स आपकी एसेट्स ज़रूर हैं बट यू कांट सी इट। फॉर एग्जाम्पल, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, ये सारी आपकी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। अब गुडविल, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सब होते क्या हैं? गुडविल ऐसी एसेट है जो आपके बिजनेस में प्रेजेंट है पर आपको कभी भी उसका पता नहीं चलता। जैसे आपके बिजनेस की रेप्यूटेशन है, अगर आपका कोई कस्टमर है तो वो आपके रेप्यूटेशन के वजह से है, वो रेप्यूटेशन की वैल्यू कहलाती है गुडविल। सेकंड, मैंने आपको बोला कॉपीराइट। किसी भी बुक को पब्लिश करने का राइट जब किसी को मिल जाता है तो उस बुक को, उस राइट को हम बोलते हैं कॉपीराइट्स। उसी तरह हमारा कोई प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हमने कोई लोगो लगाया है जिससे उस प्रोडक्ट की पहचान है, वो कहलाता है ट्रेडमार्क। ये सारी एसेट्स जो होती हैं ये आपके बिजनेस में हैं बट आपको विजिबल नहीं है। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आ जाता है डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स वो लोग हैं जिनको हमने क्रेडिट सेल की है, जिनको हमने उधार पे कोई सामान सेल किया है।
फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 1 लाख की सेल की, जिससे हमें 50% पेमेंट मिल गई, तो वो हमें कैश में या बैंक बैलेंस के फॉर्म में रियलाइज़ हो गई। बट कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पेमेंट नहीं की, जिन्होंने हमसे सामान जो है वो क्रेडिट पे ले लिया, वो जो हैं वो हमारे डेटर्स कहलाएंगे। वो अमाउंट जो हमने किसी बाहर वाली पार्टी से लेनी है अपनी सेल के बदले में। उसी तरह क्रेडिटर्स आ जाते हैं। जिस तरह हमने क्रेडिट पे सामान सेल किया है, उसी तरह हम क्रेडिट पे सामान परचेज भी कर सकते हैं। जो बिज़नेस है वो क्रेडिट पे अगर कोई सामान परचेज करता है, उसकी पेमेंट इंस्टेंटली नहीं करता, तो जो पार्टी से वो सामान परचेज कर रहा है वो उसका क्रेडिटर कहलाएगा। अब यहाँ पे कई बारी क्या होता है कि हमें लगता है हमारा डेटर जो है वो डाउटफुल है। हम अपने डेटर को एक बिल सेंड करते हैं। बिल को डेटर को रिसीव होने के बाद साइन करना है। अगर बिल को डेटर ने रिसीव करके साइन कर दिया, इसका मतलब ये है कि उसने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। जब किसी बिल को कोई डेटर एक्सेप्ट कर लेता है तो वो डेटर की लिस्ट से निकल के बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाता है। बिल रिसीवेबल भी हमारी करंट एसेट ही है। उसी तरह अगर हम सोच सकते हैं कि हमारा डेटर डाउटफुल है, तो क्रेडिटर भी सोच सकता है सेम हमारे लिए। उसने हमें कोई बिल दिया और हमसे साइन करवा लिया। इस बिल की खासियत ये होती है कि इस बिल में कुछ पेमेंट के लिए कुछ टाइम मेंशन्ड होता है, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स। तो इस बिल की कंडीशंस कहती हैं कि उन 3 मंथ्स या 2 मंथ्स के बाद आपको इस अमाउंट की पेमेंट करनी है, जो अमाउंट आपने हमें साइन करके दी है। अगर बिल क्रेडिटर हमसे साइन करवाता है तो वो हमारे लिए बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हमने अपने डेटर से साइन करवाया है तो वो बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा। बट अगर क्रेडिटर ने हमसे साइन करवाया है तो वो हमारा बिल पेएबल बन जाएगा। अब आपने मार्केट में देखा है कि सारे डेटर्स पेमेंट नहीं करते। कुछ डेटर्स डाउटफुल हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये मनी हमारी कभी भी डूब सकती है, आएगी पता नहीं आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम अपने लिए कुछ प्रोविज़न्स बना लेते हैं। प्रोविज़न का मतलब होता है कि हम एक एस्टीमेट लगा लेते हैं, शायद हमारे इतने % डेटर्स डूब जाएंगे। ऐसा प्रोविज़न जो हम बनाते हैं उसको हम कहेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। अब यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि ये अमाउंट नहीं आएगी, ये सिर्फ हमारा एक एस्टीमेट है कि ये अमाउंट नहीं आएगी। जब तक ये अमाउंट एक एस्टीमेट के फॉर्म में है तब तक हम उसको बोलेंगे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। बट अगर अमाउंट डेफिनेट हो जाए कि ये अमाउंट नहीं आएगी, डूब चुकी है, तो वो अमाउंट कहलाएगी बैड डेट्स। अगर हमें किसी ईयर में बैड डेट्स हो जाती हैं तो हम इस अमाउंट को P&L में एज एन एक्सपेंस शो कर देते हैं और हमारे डेटर्स इस अमाउंट से कम हो जाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है कि ये अमाउंट नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे डेटर्स हैं 1 लाख, जिसमें से मार्केट से कोई इन्फॉर्मेशन आई है कि किसी पार्टी के अमाउंट हमारे पास नहीं आएगी। लेट अस सपोज उस पार्टी से हमने 20,000 लेने थे, तो अब ये 20,000 मेरे नहीं आएंगे, तो मेरे नेट डेटर्स कितने के बच गए, 80,000 के। यानी कि ये मुझे लॉस हो चुका है। अगर जो अमाउंट मुझे आएगी नहीं, मुझे डेफिनेट है कि नहीं आएगी, तो मैं उसे अपनी डेटर्स के लिस्ट में से निकाल दूंगी और नेट डेटर्स ही शो करूंगी। इन फ्यूचर क्या होता है कि ये डेटर क्या करता है, पेमेंट कर देता है आपको। कहीं ना कहीं से इसके पास अमाउंट आ जाती है, ये आपको पे कर देता है। तो जिस साल में ये पे कर रहा है उस साल में ये अमाउंट, बैड डेट्स की अमाउंट
आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड कहलाएगी। बैड डेट्स रिकवर्ड मीन्स द अमाउंट विच हैड बीन रिटन ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर्स, नॉट इन द करेंट ईयर, इन द प्रीवियस ईयर्स। क्योंकि करेंट ईयर अभी आपका चल रहा है, आप साल के एंड में ही डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी अमाउंट बैड होती है, कौन सी नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, दिस वॉज a sum of our vocabulary tips, you can say accounting terminology. Stay tuned to continue with us in the next lecture.